हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया रहेंगे और आप लोग की पढ़ाई सुपर डुपर बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों, कल से आप लोग के सीए फाइनल के एग्जाम स्टार्ट हैं और डे आफ्टर टुमारो दैट इज 6 जुलाई से सीए इंटर के एग्जाम भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने हैं प्री एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम एंड पोस्ट एग्जाम। तो मैंने कुछ प्रिकॉशंस लिस्ट डाउन करे हैं जिन प्रिकॉशंस को आपको लेके चलना है, और बिलीव मी कि ये प्रिकॉशंस अगर आप लेते हो तो आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्मूथली हो जाएंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो ऑब्वियस है कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपने अभी अभी भी पढ़ाई से ब्रेक लिया है। तो इस ब्रेक को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, जल्दी से मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो बेटा, कुछ प्रिकॉशंस ऐसे हैं जो आपको एग्जाम से पहले लेने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन जो है ना, वो है कि आपको साउंड स्लीप लेना है बिफोर द एग्जाम, डे बिफोर द एग्जाम। जैसे कल सीए फाइनल वालों का पेपर है 5 जुलाई को, तो आज आप लोग को रात को प्रॉपर स्लीप लेनी है। कम से कम 5 से 6 घंटे आपको सोना है। कम से कम 5 से 6 घंटे। 5 घंटे से अगर आप कम सो रहे हो तो भी दिक्कत है, और 6 घंटे ज्यादा तो पहली बात तो नींद ही नहीं आएगी। फाइनल का पेपर है, कैसे सो जाओगे, राइट। तो जो सीए इंटर वाले बच्चे हैं वो उनका 6 को पेपर है, तो 5 को आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, राइट। कम से कम 5 से 6 घंटा आपको सोना है अगर आप चाहते हो कि एग्जाम के 3 घंटे आपका दिमाग प्रॉपर चले, वो आपको सही आउटपुट दे। तो आपको उसे रिलैक्स करना पड़ेगा। 5 से 6 घंटे का आपको प्रॉपर नींद लेना पड़ेगा। इसके बाद आता है कि सर, रिवीजन करते वक्त ये मत भूल जाना कि आपको मई 2021 का आरटीपी रिवाइज करना है। करंट ईयर का आरटीपी जो है वो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। इससे कम से कम नहीं तो 5 से 10 नंबर का पेपर आएगा हर एक सब्जेक्ट में। तो करंट ईयर की आरटीपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉसिबल है अगर आपके पास टाइम है तो इससे पहले वाली आरटीपीज भी आप देख सकते हो, लेकिन इसे आपको छोड़ के नहीं जाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है रिवीजन करते वक्त, कि किसी भी हाल में आप अमेंडमेंट्स और न्यू क्वेश्चंस जो आईसीएआई ने ऐड करे हैं इन्हें आप नहीं छोड़ोगे। लॉ और टैक्सेशन में अमेंडमेंट्स हैं, मुझे नहीं पता कि आपके एएस वगैरह में, इंड एएस में अमेंडमेंट्स है कि नहीं। किसी भी सब्जेक्ट में अगर अमेंडमेंट्स है तो वो सुपर इंपॉर्टेंट है। और जो नए क्वेश्चंस रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने ऐड करे हैं, बी इट अकाउंट्स, बी इट इज कॉस्ट अकाउंट्स, एफएम, कोई भी जो नए क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने ऐड करे हैं, नए एग्जांपल्स इंस्टीट्यूट ने ऐड करे हैं, ये आपको करके जाने ही जाने हैं। इनसे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5 से 10 मार्क्स का पेपर आएगा। अगर इंस्टीट्यूट ने नए क्वेश्चन ऐड करे हैं तो बट ऑब्वियस है कि वो आपसे एग्जाम में उन क्वेश्चंस के ऊपर जरूर 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 एक आध क्वेश्चन डालने वाला है। इसके बाद आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कैलकुलेटर पे सॉल्व करने हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने आपको दिया था उसमें मैंने कहा था कि आप ऑडिट नहीं करेंगे। आप ऑडिट नहीं करेंगे, आप क्वेश्चंस के वर्किंग नोट को सॉल्व करेंगे। एटलीस्ट 10% क्वेश्चंस को आप कॉपी में सॉल्व करके चलेंगे, लेकिन ये डे बिफोर एग्जाम नहीं होता। डे बिफोर एग्जाम इज द ऑडिट टाइम। हमें सारे के सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। तो अगर आपके पास लेट्स से अकाउंट्स के अंदर आपने एक चैप्टर में 20 क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क किया है, तो आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, और आप सारे के सारे कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पे करेंगे। जहां कहीं आपको लगता है कि कैलकुलेशन बहुत ट्रिकी है तो वहां पर आप वर्किंग नोट बना लीजिएगा। लेकिन मेजरली आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस गो थ्रू करने हैं। इस वक्त आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप प्रैक्टिस करो, वो हो गई। जो करना था वो आपने कर लिया। अब जल्दी से आपको रिवाइज करनी है चीजें, और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम वेस्ट किया तो क्या होगा बेटा, सर ये होगा कि आप पूरा रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो इफ यू वांट कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करें जिसके अंदर आपने जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करे हैं वो भी हो जाएं, आपके मल्टीपल आरटीपीज हो जाएं, आपका एमटीपी हो जाए, तो वो रिवीजन तभी हो पाएगा जब आप क्वेश्चंस को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे होंगे, जब आप उनको गो थ्रू कर रहे होंगे, राइट। अब गो थ्रू का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन रीड किया, हाँ ये हमको आता है हो जाएगा, नहीं। आप उसको बाकायदा क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, फिगर्स को अपने दिमाग में दौड़ाओ और उनका ऑडिट करो कि जो आपकी फिगर दिमाग में आई है, जो फिगर आपने कैलकुलेटर पे निकाली है, वही फिगर आंसर में आ रही है कि नहीं आ रही है। दिस इज दी प्री एग्जाम्स प्रिकॉशंस जो आपको लेनी है।
डे बिफोर एग्जाम आपको 5 से 6 घंटे सोना है, करंट ईयर का जो आरटीपी है वो लगाना है, नए क्वेश्चंस और अमेंडमेंट्स मस्ट हैं, और आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कैलकुलेटर पे सॉल्व करने हैं। ऑडिट टाइम है ये, आपका प्रैक्टिस का टाइम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ड्यूरिंग द एग्जाम हमें क्या करना होता है? सर ड्यूरिंग द एग्जाम सबसे पहले जो आपको 15 मिनट मिले हैं ना बेटा, उस 15 मिनट के रीडिंग टाइम को आपको केयरफुली यूटिलाइज करना है। वो 15 मिनट के रीडिंग टाइम में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को स्क्रूटनाइज करना है। आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चंस आपको बहुत बढ़िया आते हैं, कौन से क्वेश्चन आपको ठीक ठाक आते हैं, और कौन से क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ABC एनालिसिस करना है उस 15 मिनट्स के अंदर। सबसे पहले आप ए वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, फिर आप बी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और फिर आप सी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी कि आपने एक सीक्वेंस लगा लेना है कि हमें इस सीक्वेंस में क्वेश्चन करना है। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है, तो आपको लगा यार क्वेश्चन नंबर 1 मेरे को ठीक ठाक आता है, इसको मैं बाद में करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे को बहुत अच्छा आता है, सॉलिड आता है, तो बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 5 पहले करना है। एंड मेक श्योर कि आप क्वेश्चन नंबर 5 के जो सारे पार्ट्स हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 5 के जो सारे पार्ट्स हैं ABC, 3 पार्ट्स में क्वेश्चन बनाए, तो ये तीनों पार्ट्स आप एक ही जगह पे सॉल्व करो। ऐसा ना करना कि पहले आपने 5A सॉल्व किया हुआ है, फिर आपने 3B सॉल्व किया हुआ है, फिर आपने 4D सॉल्व किया हुआ है, ये नहीं चलेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपने पिक किया है तो मेक श्योर कि उसके सारे के सारे पार्ट्स आपके वहीं पे सॉल्व हैं, राइट। तो क्वेश्चन को इस तरीके से फिल्टर करना कि जिसमें आपको सारे पार्ट्स आते हो, राइट। अब इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे एक लॉजिक है कि हमें पहले वो वाले क्वेश्चंस क्यों करने हैं जो हमें अच्छे से आते हैं, हमें क्यों क्वेश्चन पेपर का सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। उसका सिंपल सा रीजन है, आपका पेपर जो चेक करेगा वो एग्जामिनर है, और एग्जामिनर की एक साइकोलॉजी होती है। जब मैंने सॉलिड क्वेश्चन पहले प्रेजेंट किया, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने वो किया जो मुझे बहुत अच्छे से आता था। तो आप भी जानते हो, जब हम लोग पेपर लिखना स्टार्ट करते हैं, जब पेपर शुरू होता है, तो हमारे जो वर्ड्स होते हैं, हमारी जो राइटिंग होती है, उसमें मोती गिर रहे होते हैं। सर कितना सुंदर सुंदर लिखते हैं हम लोग, कितना बढ़िया बढ़िया लिखते हैं। अब एक अच्छा आंसर जो आपको अच्छे से आता है और वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी हुआ हुआ है, तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि यार ये कितना इंटेलिजेंट बच्चा है। एक तो इसने आंसर बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है, और उसके अंदर जो कंटेंट उसने डिलीवर किया है वो भी A+ है। तो उसका एक इंप्रेशन बना कि बेटा बच्चा जो है ये पढ़ के आया है। दूसरा क्वेश्चन भी उसे लगभग ऐसा ही मिला। तो अब उसका एक माइंडसेट बन गया कि दैट मैं जो कॉपी चेक कर रहा हूं वो एक इंटेलिजेंट बच्चे की कॉपी है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा ना, वो अब आपके साथ थोड़ा लीनियंट हो जाएगा। वो आपके आंसर्स को उतनी डेप्थ में जाके नहीं पढ़ेगा जितनी डेप्थ में उसे जाके पढ़ना चाहिए, राइट। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्ले है जो आप एग्जामिनर के साथ कर सकते हैं, और बिलीव मी ये वर्क करता है, बिलीव मी ये वर्क करता है। इसके बाद अगली गलती जो बच्चे करते हैं, एक क्वेश्चन अगर उनका आंसर नहीं आ रहा होता तो वो उसी पे लग जाते हैं कि सर ये आंसर आ क्यों नहीं रहा, तेरा भाई ये सॉल्व करके दिखाएगा। अरे मेरे बेटा, ये आप घर पे नहीं बैठे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो कि क्वेश्चन फंस गया तो आप लगे पड़े हो उसके ऊपर 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 45 मिनट आपने दे दी ना। आपको एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं करना है बेटा, एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं करना है। 100 नंबर का पेपर है आपके पास, और आपके पास 180 मिनट हैं, मतलब आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1.80 मिनट है एक नंबर के लिए। तो अकॉर्डिंगली अपने टाइम को इन्वेस्ट करना। उतने टाइम पीरियड के अंदर अगर आपका आंसर नहीं आता है तो थोड़ी सी जगह ब्लैंक छोड़ के अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना, और जब समय मिले तो वापस आके इस क्वेश्चन को करना। हाँ ये ऑब्वियस है कि बिल्कुल 95% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब 5% का क्वेश्चन रह गया तो टाइम देके कंप्लीट कर लेना। लेकिन अगर क्वेश्चन फंसा पड़ा है, 30-40% ही क्रैक हुआ है, अभी 60% क्रैक होना बाकी है, और बहुत ज्यादा टाइम ये खा रहा है आपका, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, जगह छोड़ देना। पहले आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। 100% पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे, कसम खा के जाओ, 100% आप पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। एक भी नंबर का पेपर छूटना नहीं चाहिए, स्पीड मेंटेन रखनी है, 100 के 100 नंबर का पेपर करना है। सर अगर हमें क्वेश्चन ना आता हो तो क्या करें? बेटा तब भी अटेम्प्ट करना है। पिछले 6-8 महीने से तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें कुछ तो आइडिया होगा ना, कुछ तो आइडिया होगा ना, जो तुम्हारे दिमाग में आए, जो तुम्हारे मन में आए तुम लिख के आना, लेकिन गलती से भी छोड़ के मत आना। लेट्स से 4 नंबर का क्वेश्चन है, तुम्हें नहीं आता,
तुम छोड़ के आ रहे हो, तो ऑब्वियस है यू आर गेटिंग 0 आउट ऑफ 4। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है और वो तुम लिख देते हो, यू नेवर नो, क्या पता तुक्का बैठ जाए यार, तुम्हें 4 में से एक ही नंबर मिल जाए, तुम्हें 4 में से आधा ही नंबर मिल जाए। और सीए जैसे पेपर में एक नंबर की वैल्यू क्या है कि तुम बड़े अच्छे से जानते हो। जिसके 39 मार्क्स आए हैं और वो ग्रुप फेल हो गया है, उससे जाके एक नंबर पूछो। जिसके 59 मार्क्स आए हैं, एग्जेम्पशन आ सकती थी, उससे एक नंबर की वैल्यू पूछो। एक नंबर बहुत वैल्यू रखता है। तो गलती से भी पेपर छोड़ना नहीं है, शुरू से स्पीड मेंटेन करके चलनी है। आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। मैं आपको बता दूं, आपका 80 मार्क्स का गुड अटेम्प्टेड पेपर इज लेस बेटर देन 100 मार्क्स का एवरेज पेपर। जिस बच्चे ने 3 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया है और एक बच्चे ने 3 घंटे में 80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया है, तो सर ये वाला व्यक्ति को हो सकता है ज्यादा मार्क्स मिल जाए, हो सकता है ज्यादा मार्क्स मिल जाए, क्योंकि इसने अपना टाइम मैनेजमेंट किया। ये भी एक फैक्टर रोल करता है सर। इंस्टीट्यूट ये भी एक फैक्टर लेके चलता है कि एक बच्चे ने 3 ही घंटे में कम से कम पूरी मेहनत तो करी, 100 नंबर का पेपर तो अटेम्प्ट किया। तो छोड़ने की गलती कभी मत करना। इसके बाद ये एक फोर्थ पॉइंट है, ये भी एक साइकोलॉजिकल प्ले है। अगर आपको कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, तो उसका आंसर आप पॉइंट वाइज करेंगे। पॉइंट वाइज करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप सारे कैप्शंस लिखेंगे, सिर्फ कैप्शंस लिखेंगे, और बाद में उन कैप्शंस का आप इलेबोरेशन करेंगे। राइट। अब मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आता था, आपने उसके सारे कैप्शंस लिखे, फिर आपने उसका इलेबोरेशन किया। राइट, आपने उसका इलेबोरेशन किया। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा, एग्जामिनर को समझ में आ गया कि बच्चा बहुत बढ़िया है, पढ़ के आया है, इसको सारे कैप्शंस भी पता है और इसने बढ़िया तरीके से इलेबोरेशन भी किया है। तो अगला क्वेश्चन जब आप करोगे आंसर, तो वो हो सकता है कि आपके कैप्शंस पढ़ के ही आपको मार्क्स दे दे, वो आपका कंटेंट डिटेल में रीड ना करे। यू नेवर नो, इंसान हूं भाई, मेरे सामने भी अगर कॉपी आती है तो मैं भी ऐसे ही करता हूं। ठीक है, तो सर अगर ये आप काम करते हो तो ये आपको बहुत फायदा देगा। अब मान लो आपको कोई क्वेश्चन है वो बिल्कुल आता ही नहीं है, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि इसके अंदर लिखना क्या है, तो आप क्या करो, आप उस क्वेश्चन को पैराग्राफ वाइज आंसर करो। अब ऑब्वियस है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता होगा तो ये तुम्हारी सी कैटेगरी में जा चुका होगा, मतलब तुम पहले बढ़िया बढ़िया आंसर जो है वो सर्व कर चुके हो अपने एग्जामिनर को। तो तुम्हें जो आंसर नहीं आता वो ऑब्वियस है सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा होगा, और उसका आंसर पैराग्राफ वाइज करना है आपको। अब पैराग्राफ वाइज में जो तुम्हें लगता है कि ये हाईलाइटेड पॉइंट है, ये मुझे बताने हैं, उसको आप पेंसिल से क्या करो, अंडरलाइन कर दो। एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, देखो आपके सामने पैराग्राफ बना हुआ है, मैंने जिन चीजों को हाईलाइट किया हुआ है, आपका फोकस ज्यादा उसी पे जा रहा होगा। तो एग्जामिनर के साथ भी ऐसा होगा, जब पैराग्राफ उसको मिलेगा और उसमें कोई हाईलाइटेड कीवर्ड्स होंगे, तो वो हो सकता है पूरा पैराग्राफ ना पढ़े, वो आपको हाईलाइटेड कीवर्ड्स पढ़ के ही मार्क्स दे दे। बेटा देखो, तुम्हें अगर कोई चीज नहीं आती है तो छोड़ के वैसे भी मार्क्स जाने वाले हैं, क्यों ना कोशिश करके एक ही नंबर खींच लो, उससे एक ही नंबर खींच लो। तो बेटा हमें हर एक ऐसा स्टेप लेना है जहां पर हम मार्क्स फेच कर पाए, जहां पर हम मार्क्स फेच कर पाए। इसके बाद पोस्ट एग्जाम प्रिकॉशंस आपको क्या लेने हैं। सर किसी भी हाल में पेपर खत्म होने के बाद अपने मित्रगण से आप ये पेपर डिस्कस नहीं करेंगे। तुम्हारा पेपर अच्छा हुआ तो भी तुम डिस्कस नहीं करोगे, तुम्हें उसका पेपर खराब नहीं करना है, उसको डीमोटिवेट नहीं करना है। तुम्हारा पेपर एवरेज हुआ, तुम्हारा पेपर खराब हुआ, किसी भी हाल में तुम अपने फ्रेंड के साथ अपना पेपर डिस्कस नहीं करोगे। पेपर खत्म होगा 5 बजे, क्लासरूम से निकलोगे, अपना कन्वेंस से आए हो तो अपनी बाइक अपनी कार जैसे भी गए हो उठाओ, सीधे घर आओ। किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है, सेंटर पे रुकने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये वो चीज है जो बहुतों का नुकसान कराती है, बहुतों का नुकसान कराती है। डोंट एवर डिस्कस द पेपर विद योर फ्रेंड्स। इसके बाद घर आने के बाद मार्क्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पूरे पेपर दे लो, अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो चारों पेपर हो जाएं, उसके बाद समय ही समय है, बैठ के कैलकुलेट करते रहना। 2 ग्रुप दे रहे हो 8 पेपर हो जाए, समय ही समय है, कैलकुलेट करते रहना। फिर क्या करना है, पेपरों के बाद यही तो करना है ना। तो ये जो टाइम पास है अपना, इसको पेपर के बाद के लिए रखो, इसे ड्यूरिंग दी एग्जामिनेशंस आप नहीं करोगे। मैं और बढ़िया बताऊं, पेपर ही फाड़ देना, पेपर ही फाड़ देना, टंटा ही खत्म साला। घर आने के बाद आप मार्क्स कैलकुलेट नहीं करोगे, क्योंकि दो चीजें होने वाली हैं। एक तो टाइम वेस्ट,
एक तो टाइम वेस्ट, पेपर हो चुका है, अब तुम्हारे नंबर जोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, तो पहली चीज तुमने टाइम वेस्ट करी। दूसरी चीज, खुदा ना खास्ता अगर 40 नंबर नहीं बन रहे होंगे तो बेटा अगला पेपर पढ़ने का मन नहीं करेगा। पेपर जैसा भी हुआ, जो भी हुआ वो भूल जाओ और अगले पेपर पे फोकस करो। ठीक है, यू नेवर नो कि आपको जो लग रहा है कि मेरा पेपर खराब हुआ है उसमें आपको मार्क्स मिल जाए। क्योंकि अगर आपने मेरी ये टिप ले ली है, 100% क्वेश्चन पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिया है, तो बिलीव मी मेरे बेटा 40 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, तुम पक्का पास हो। अगर तुमने 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है, तुम फेल नहीं हो सकते। तुम्हें 60 नंबर का पेपर सॉलिड आता था, तुमने 60 नंबर का पेपर सॉलिड कर लिया, तुम्हें 40 नंबर का पेपर नहीं आता था, लेकिन तुम अटेम्प्ट कराए, तुम ये 40 नंबर अटेम्प्ट कराए, आई कैन अश्योर यू कि तुम 40 प्लस तो स्कोर करोगे ही करोगे। तो सर आपको घर आके मार्क्स कैलकुलेट नहीं करने। एंड द लास्ट थिंग, टेक रेस्ट एंड स्टार्ट रिवाइजिंग द नेक्स्ट पेपर। देखिए 5 बजे आपका पेपर ओवर होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हर एक बच्चा 6 बजे तक घर पहुंच जाएगा। हर एक बच्चा, जो नजदीक रहता है वो तो को 15 मिनट में ही पहुंच जाए, जो दूर रहता है वो 6 बजे तक तो घर पहुंच जाएगा। अपना कुछ खाना वाना खाइए, लाइट टी कॉफी स्नैक, आपको जो भी लेना है वो टी कॉफी स्नैक लीजिए और आधा घंटे का नैप ले लीजिए, हाफ आवर का नैप ले लीजिए। इसको हम लोग पावर नैप बोलते हैं। आधे घंटे का नैप लीजिए और कोशिश करिए कि आप लोग 7 बजे तक पढ़ने बैठ जाओ, और 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आपको पढ़ना है, और उसके बाद आपको सो जाना है। अगले दिन सुबह 5 बजे का टारगेट रखो कि 5 बजे हम सुबह उठ जाएंगे और फिर पूरा दिन मेहनत करेंगे, रात को 11-12 बजे तक फिर से सो जाएंगे, 5-6 घंटे की प्रॉपर नींद लेके उसके बाद हम। तो दिस इज द अप्रोच विच यू हैव टू फॉलो। आई होप मैंने आपका ज्यादा टाइम किल नहीं किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने अपनी तरफ से हर एक चीज को कवर अप करने की कोशिश करी है, जो मैंने ड्यूरिंग द एग्जाम्स फेस करी थी जब मैं एज अ सीए स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा था, और जो भी एक्सपीरियंसेस मेरे को मिले वहां पर वो सब मैंने यहाँ पर उतारे हैं। आई होप ये आपके बहुत काम आएगी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। स्टडी हार्ड, यही टाइम है बेटा, हिम्मत नहीं हारनी है। बिल्कुल जी जान लगा के एज अ वॉरियर हम एग्जाम देने जाएंगे, और बिल्कुल 100 नंबर का पेपर हर हाल में अटेम्प्ट करके। ठीक है, चलिए बाय बाय।